हेलो फ्रेंड्स, वैद्य आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जब हम बात करते हैं महाजनपदों की तो हमें वैदिक पीरियड की एक यूनिट, एक इकाई जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ी थी, ठीक, जन, वो याद आती है कि जन जो है उसी से मिलता जुलता नाम है महाजनपद। तो जो आप कहते हैं, देखिए, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें और लिखें महाजनपद की टर्म हमारे पास क्या है, जन। तो जन एक प्रशासनिक इकाई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ वैदिक पीरियड वॉज जन। अब जन का जब विकास हुआ तो ये जन काहे में तब्दील हुआ, जनपद। और जब लग गया महा, तो महा हिंदी में जब आप यूज करते हैं तो महा का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल, और बड़े या विशाल का मतलब किससे है, इसके रीजन या क्षेत्र से है। तो जब इन जनपदों का विस्तार हुआ, विकास हुआ और एक बड़े रीजन को इन्होंने एक्वायर किया, तो यही जो एरिया था वो महाजनपद कहलाया। तो जनपद में तब्दील हुए और जनपद ही बन गए क्या, महाजनपद। जैसे आप जब सिटीज के बारे में पढ़ते हैं तो पहले टाउन एरिया, उससे बड़े सिटीज, फिर मेगा सिटीज, ठीक है। तो इस तरीके के जो आप शहरों का विकास पढ़ते हैं, ऐसे ही वैदिक पीरियड में आपने जन नाम की एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को देखा था जो जनपद और महाजनपद में तब्दील हुई। अब महाजनपदों के विकास के पीछे क्या फैक्टर था, इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। उससे पहले देख ले कि देखिए, नाम में ही लगा हुआ है कि इन महाजनपदों की संख्या कितनी थी, टोटल नंबर कितने थे, 16 थे। 16 थे ये महाजनपद जो अपने एग्जिस्टेंस से अस्तित्व में आए थे। अभी जो 16 महाजनपद हैं, इन महाजनपदों में ये बड़े नगर हैं, आप कह सकते हैं सरल भाषा में इनको कहना चाहे तो बिग टाउन्स हैं, बड़े नगर हैं। और नगर है अगर, तो नगर आप तभी कहते हैं जब वहां पर क्या हो रहा हो, ट्रेड। तो जब व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं, तभी आप क्या कहते हैं, नगर। विलेज एंड टाउन में डिफरेंस क्या है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे उसको, ग्राम और नगर, जिसको आप गांव भी कहते हैं, और नगर जिसे आप टाउन कहते हैं, सिटी कहते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें, ग्राम और नगर में डिफरेंस क्या है, मैं बताता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। किसी भी, अब इसमें ग्राम सभा की बात नहीं करनी है, जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करनी है कि 1000 की आबादी पर, 1000 की पॉपुलेशन पर जो है ग्राम सभा का गठन किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ग्राम और नगर की जो सिंपल सी परिभाषा वो है कि जिस एरिया की 70 to 75% पॉपुलेशन, मतलब अप्रोक्स 2/3 पॉपुलेशन किससे जुड़ी हो, एग्रीकल्चर और इसकी को एक्टिविटीज, कृषि और उसके संबंधित कार्यों से जुड़ी होती है, वो क्या होते हैं, गांव होते हैं। और जहां इतनी ही आबादी 2/3 पॉपुलेशन कृषि के अतिरिक्त कार्यों से जुड़ी हो, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। एक्सेप्ट एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ, व्यापार हुआ, सिंपल सी बात है। कृषि के अतिरिक्त क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। तो सरल भाषा में कहें, यहाँ की 2/3 आबादी पॉपुलेशन, किसी भी एरिया की 2/3 पॉपुलेशन अप्रोक्स एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, विलेज कहलाएगा। और जहां इतनी ही आबादी कृषि के अतिरिक्त कार्य कर रही है, वो क्या कहलाएगा, नगर कहलाएगा। कृषि के अतिरिक्त क्या कर रहा होगा, व्यापार कर रहा होगा। ये की आंसर है आपका। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड टाउन, कैसे आप उसमें अंतर करेंगे, तो आप अंतर करने का तरीका ये बताइएगा कि अप्रॉक्स 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी है, विलेज है। अगर इतनी ही आबादी कृषि के अतिरिक्त कार्यों से जुड़ी हुई है तो वो नगर है। अब केवल कृषि ही नहीं, कृषि से संबंधित कार्य भी है। जैसे आप डोमेस्टिकेशन करते हैं, पशुपालन करते हैं, आप कोई डेयरी फार्म खोल रखे हैं, आप मत्स्य पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, ठीक है, तो ये सब भी इसी में शामिल हो जाएगा। तो 16 बड़े नगर अपने अस्तित्व में आए, और नगर है तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटीज हो रही होंगी। अब देखिए, एक स्कॉलर है वी गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने एक बुक लिखी, एक टेस्ट लिया जिसका नाम है अर्बन रेवोल्यूशन। और अर्बन रेवोल्यूशन में इन्होंने नगरीय क्रांति नाम की एक पुस्तक लिखी, और 16 महाजनपदों के काल को इन्होंने सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन कहा। क्या कहा, वी गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा, सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन, हिंदी में द्वितीय नगरीय क्रांति कहा। अब सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन अगर कहा तो सेकेंड तो तभी होगा जब फर्स्ट हुई होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन कौन सी थी, तो ये मैंने आपको बताया था, फिर से यहाँ नोट करके बता दे रहा हूं। फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली नगरीय क्रांति आपको कहां देखने को मिलती है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, पहली नगरीय क्रांति थी। इसीलिए वी गार्डन चाइल्ड ने इसे क्या नाम दिया, सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन या द्वितीय नगरीय क्रांति नाम दिया, ठीक है। अब देखिए, जो इस सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन हुआ, इनके क्या फैक्टर्स हैं आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जनपद और महाजनपदों का विकास कैसे हुआ, हम इसकी चर्चा कर लें। आपको मैं एक ग्राफ बनाकर बता देता हूँ। ये जो 16 महाजनपदाज आए, इन 16 महाजनपदाज को हम दो पार्ट में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हमें दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और इनमें 14 जो थे वो मोनार्कियल सिस्टम में आते थे,
मोनार्कियल सिस्टम मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते थे 14, और रिपब्लिक सिस्टम के अंतर्गत या रिपब्लिकन सिस्टम के अंतर्गत कितने आते थे? 2 आते थे। तो 16 महाजनपदों में से 14 मोनार्कियल स्टेटस रखते थे, राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत आते थे, और 2 जो थे वो रिपब्लिक थे, गणतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। अब देखिए ये कौन कौन से थे? तो एक है वज्जी, अभी मैं इनके सबकी चर्चा करूंगा मानचित्र पर आपके साथ में, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट इसको समझ लीजिए। एक है वज्जी आपका और दूसरा है मल्ल गणराज्य। ये 2 स्टेट ऐसे थे जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते थे और बाकी राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। मोनार्की, रिपब्लिक, रिपब्लिकन और डेमोक्रेसी, इन तीनों का अंतर आपको क्लियर है। मोनार्कियल सिस्टम किसे कहा जाता है, राजतंत्र किसे कहा जाता है, मोनार्की किसे कहा जाता है? तो जहां पर शासन हेरिडेटरी हो, वंशानुगत हो, बाकी फीचर्स पर नहीं जाना, वो एक ऐसा फैक्टर आपके दिमाग में होना चाहिए, की फैक्टर, जो आपको परिभाषित कर दे। तो जहां पर शासन जो है हेरिडेटरी रूल हो, शासन वंशानुगत हो, राजतंत्र कहलाता है। बाकी फीचर्स आपको सब मालूम है, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एक ही व्यक्ति में डील होती हैं, सारी चीजें वो सब आपको क्लियर है। दूसरा मैं बात करता हूं रिपब्लिक की। अगर आज की भाषा में बात करें, प्रेजेंट की बात करें अगर हम, तो देखिए जिस भी किसी स्टेट का हेड ऑफ स्टेट, राज्य का मुखिया अगर इलेक्टेड है, निर्वाचित है, तो रिपब्लिक कहा जाएगा, गणतंत्र कहा जाएगा। और डेमोक्रेसी आप जानते हैं, लिंकन साहब की परिभाषा है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन क्या है? लोकतंत्र है। अब यहां जो रिपब्लिक थे वो आज जैसी बात नहीं है, इसको जरा समझिएगा इस रिपब्लिकन सिस्टम को। इस रिपब्लिकन सिस्टम में क्या था, जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, एक समूह बना लिया। जैसे ये ABCDE 5 स्टेट थे, 5 स्टेट मिल गए, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बना करके इन्होंने, इनमें जो सबसे पावरफुल था, मान लेते हैं कि डी पावरफुल था, और इन्होंने कहा कि डी जो है वो हमारा लीडर है, हमारा नेतृत्व करेंगे। इंटरनल अफेयर्स में, आंतरिक मामलों में कोई भी स्टेट किसी के स्टेट में जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा एक स्टेट दूसरे स्टेट के मामले में। लेकिन अगर कोई बाहरी शक्ति, कोई विदेशी, कोई फॉरेनर इन पर अटैक करता है या किसी के अगेंस्ट भी वो खड़ा होता है, तो पांचों सामूहिक रूप से यूनाइट होकर के उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। ये जो सिस्टम था, ये रिपब्लिकन का एक्चुअल सिस्टम था ऑन दैट टाइम, उस समय में। तो अगर हम बात करते हैं 600 BC की, 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये सिस्टम आपको दिखेगा, आज जैसा रिपब्लिकन का सिस्टम नहीं था। तो छोटी छोटी यूनिट्स जो है अपने आप को एक जगह करती थी, यूनाइट करती थी, और पावर किसी एक को डेलीगेट कर देती थी। इंटरनल मामलों में सब जो है फ्री रहते थे, स्वतंत्र रहते थे अपने एरिया में। लेकिन जब कोई भी बाहरी शक्ति उन पर अटैक करती थी, तो पांचों यूनाइट होकर के उसके अगेंस्ट लड़ते थे, जिससे वो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रख सकते हैं और बड़े स्टेट्स के खिलाफ लड़ सके। तो ये था रिपब्लिकन का सिस्टम। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये मैप एक आपके सामने आ गया है इंडिया का, और इस मैप में अब आप आइए जरा, और इसमें हम लोग रिवर्स को प्लॉट कर लेते हैं। कंटेंट को समझने में समय लगाइए, एक बार कंटेंट प्रॉपर समझ में आया, फिर चीजें बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगी, फिर आपको कतई कोई समस्या नहीं आ रही। ये देखिए रिवर इंडस, ये सिंधु नदी है, और सिंधु की सहायक नदी सबसे लंबी कौन सी? चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज। तो ये क्रम है, इधर गंगा और यमुना, गंगा, यमुना, और ये रही रिवर नर्मदा। तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, देखिए आई इंडस सिंधु नदी, जे फॉर झेलम, सी फॉर चेनाब, आर फॉर रावी, बी फॉर व्यास एंड एस फॉर सतलज, गंगा, यमुना। और ये नदी बिहार के अंदर देखिए बह रही है, ये जो नेपाल से आ रही है, ये गंडक, जिसको नाम क्या दिया गया था? सदा नीरा। सदा मतलब होता है सदैव, नीर मतलब होता है जल। तो ऐसी नदी जिसमें हमेशा वर्ष भर जल बना रहे हो, क्या है? सदा नीरा। ठीक है, ये रहा नर्मदा नदी। तो ये देखिए एक ज्योग्राफिकल मैप आपके सामने आ चुका है, जिसमें आप देखिए कि लोकेशन क्या थी आर्यों की। ध्यान दीजिएगा, यहां से अब चीजों को हम लोग प्रॉपर देखते हैं। देखिए ये जो रीजन है, मैं इंग्लिश में से लिख रहा हूं, सप्त सैंधव रीजन। ये जो हिस्सा है, देखिए इस तरीके से जो मैंने बनाया हुआ है, ये अब आपको और विजिबल होगा, इसे कहा गया सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र। और अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यों
का जो निवास स्थान था, जब आर्य आकर के बसे थे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो इसी सप्त सैंधव रीजन में आकर के बसे थे, जो भारत और पाकिस्तान वाला पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सप्त सैंधव रीजन अर्ली वैदिक पीरियड में आर्य यहीं पर रहे थे। और अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था, मैंने आपको बताया था 1500 टू 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व का समय था। ये सप्त सैंधव रीजन में आर्य रहे। अब देखिए, इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में, और लेटर वैदिक पीरियड का टाइम क्या है, 1000 टू 600 BC, ईसा पूर्व। क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को हम विभाजक रेखा मानते हैं इतिहास में, इसलिए ईसा के जन्म से पहले की जो तिथियां हैं वो रिवर्स में चलती हैं। और लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है उत्तर वैदिक काल का, वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। और लेटर वैदिक पीरियड में आर्य कहाँ आ गए थे, तो आर्य एंटर्ड इन गंगा वैली, गंगा नदी घाटी क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। और अगर हम गंगा वैली की बात कर रहे हैं तो यूपी, बिहार, बंगाल, ये रीजन आपका आ जाता है, गंगा वैली का रीजन है ये। ठीक है, तो गंगा घाटी में प्रवेश कर गए आर्य। अब प्रश्न ये है कि आर्य यहां से गंगा घाटी में क्यों प्रवेश किए, सप्त सैंधव रीजन से वो क्यों ईस्ट की ओर चले, और ईस्ट की ओर चल करके वो गंगा वैली में इस हिस्से में प्रवेश किए। तो इसके पीछे एक कहानी है जो मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर से उसे रिपीट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको रिकॉल हो जाए। और ये कहानी है स्टोरी ऑफ विदेह माधव। ये स्टोरी ऑफ विदेह माधव मैंने आपको बताया था, पीसेस 2017 में शायद प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी इस पर पूछा गया था। ये स्टोरी मेंशन की गई है एक टेक्स्ट में जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण एक टेक्स्ट है, एक ग्रंथ है, जिसमें ये कहानी बताई गई है। और ये कहानी, ये स्टोरी बताती है कि आर्य किस तरीके से सप्त सैंधव रीजन से गंगा घाटी में प्रवेश किए थे। कहानी क्या है, तो देखिए, विदेह माधव एक व्यक्ति थे, इनके आचार्य थे गौतम राहुगण। ये स्टोरी मैंने पीछे मेंशन भी कराई है, तो अभी मैं बता देता हूं, लिखा हुआ आपका है इसके बारे में सब कुछ। तो विदेह माधव के जो गुरु थे उनका नाम था गौतम राहुगण। तो सप्त सैंधव रीजन में रहते रहते आर्यों की जनसंख्या में भी वृद्धि होनी शुरू हुई थी। और आयरन, लोहा, जो आर्यों को ज्ञात था, लेकिन लोहा जनरल यूज में नहीं था, सामान्य प्रयोग में नहीं था, अब धीरे धीरे सामान्य रूप से प्रयोग में आने लगा था। अब आप सामान्य प्रयोग की बात क्या करेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में पहुंचते पहुंचते लोहा सामान्य प्रचलन में आ गया था, जनरल यूज होने लगा था। जैसे मैं आपको बताऊं कि चीनी मिट्टी के कप जो हैं, जिसको आप सेरेमिक कहते हैं, बोन चाइना कहते हैं, ऐसे कप आपको अगर आप 50, 30 साल, 20 साल पहले चले जाइए तो हर घरों में उपलब्ध नहीं मिलते थे। स्टील के कप, स्टील के ग्लास, ठीक है, इनमें चाय पी जाती थी, या प्लास्टिक का कल्चर आ गया था, लेकिन बोन चाइना के कप हर व्यक्ति के यहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन उस समय भी सेरेमिक या बोन चाइना का यूज किया जा रहा था। ये इसलिए मैंने टर्म यूज किया क्योंकि इस सबसे आप वाकिफ हैं, घर में आप कपों के बारे में जानते हैं। और देखिए, उदाहरण कहीं से भी लिंक किया जाए, आपका लिंकेज सही बैठना चाहिए, जो आपको समझा दे वो चीज। ठीक है, लेकिन आज के डेट में चले जाइए तो हर घर में आपको सेरेमिक के कप मिल जाएंगे। तो अब सेरेमिक का बहुतायत में यूज होता है। 20 साल 25 साल पहले एलीट वर्ग के लोग, जो नोबेल क्लास के लोग थे, उन्हीं के घरों में इस तरीके के बर्तन या कप आपको दिखाई देते थे। तो क्योंकि मन में आया होगा लोहा सामान्य प्रचलन में कैसे आ गया, सामान्य प्रचलन में ऐसे आया धीरे धीरे प्रयोग के आधार पर, ज्ञान है। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोहे का प्रयोग आम व्यक्ति ने करना शुरू कर दिया था। ये बात अपने दिमाग में आप रखिएगा। आर्यों को लोहे का ज्ञान है, लेकिन लोहा सामान्य प्रचलन में नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। तो विदेह माधव की कथा पहले पूरी कर लेते हैं, फिर आते हैं जनपद महाजनपदों के विकास की ओर। तो देखिए, हुआ क्या कि विदेह माधव ने कहा, चूंकि इस एरिया में पॉपुलेशन भी पहले की तुलना में बढ़ चुकी थी, पहले की तुलना में पॉपुलेशन पहले से तो कुछ इंक्रीज ही हुई थी सोसाइटी में, और अब नए रीजन या चरागाहों की तलाश थी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो विदेह माधव ने अपने आचार्य से कहा कि आप गुरु हैं, आप अग्नि को प्रसन्न करिए, अग्निदेव को, और कहिए कि वो रास्ता बनाते हुए आगे की ओर बढ़ें। तो कहते हैं गौतम राहुगण ने तपस्या की, अग्नि को प्रसन्न किया, और अग्नि को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो पूर्व दिशा की ओर जंगलों को जलाती हुई चलेगी, क्योंकि ये सब एरिया पंजाब, ये हरियाणा का, यूपी का, वेस्टर्न यूपी है, मिडिल यूपी है, ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, सब जंगल का क्षेत्र था। तो इन जंगलों को जलाती हुई आगे बढ़ेगी, और जैसे जैसे मैदान में तब्दील होता जाएगा, हम जो है आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। सप्त सैंधव रीजन से हम लोग जो है धीरे धीरे उतरना शुरू करेंगे, कहाँ, गंगा वैली की ओर। तो अब ऐसे में गौतम राहुगण ने अग्नि को प्रसन्न किया, और उनके कहने पर अग्नि ने पूर्व दिशा की ओर जंगलों को जलाना शुरू किया और आगे बढ़ती रही। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते
ईस्टर्न बिहार के हिस्से में पहुंच गई और जहां एक नदी बह रही जिसका नाम है सदानीरा, जिसको मैंने कहा गंडक। तो जब गंडक नदी तक पहुंची तो अग्नि ने इसे पार करने से मना कर दिया कि अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे। अब देखिए ये ब्राह्मण टेक्स्ट है, इनमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कंटेंट जो मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आपके मन में होगा कि सदानीरा नदी को क्यों पार अब हम नहीं करेंगे, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, लेकिन इसका कोई उत्तर वहां मिलता नहीं है। तो अग्नि ने सदानीरा नदी मतलब गंडक नदी तक के रीजन को, गंडक नदी का पश्चिमी जो हिस्सा था वहां तक सब क्लियर कर दिया। अब ऐसी स्थिति में लेटर वैदिक पीरियड में आर्य जो है इंटर कर गए कहाँ, देखिए गंगा वैली के अंदर। और गंगा वैली के अंदर जब आर्य इंटर किए तो यहां पर आर्यों ने बहुतायत में, अब देखिए, लोहे का प्रयोग करना शुरू किया। और यूज ऑफ आयरन, लोहे के प्रयोग के कारण ही आप देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, छोटी इकाइयां हुआ करती थी, जन उनका आकार बढ़ना शुरू करेगा। कैसे बढ़ना शुरू करेगा इसको समझते हैं आयरन के द्वारा। देखिए कृषि से आर्य पहले भी वाकिफ हैं, लेकिन अब आर्य जो है कृषि में लोहे का प्रयोग करना शुरू करेंगे जो पहले नहीं था। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो इसको जरा समझिएगा। मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये प्लाव या हल का यूज करते थे, और जो प्लाव यूज करते थे उसमें जो ये फाल लगा होता था, जो जमीन के अंदर गहराई से जुताई करता था, ये फाल जो लगा होता था ये पहले लकड़ी का लगाया जाता था। काहे का होता था, वुडन होता था, वुड का होता था, लकड़ी का फाल होता था। अब लकड़ी इतनी मजबूत धातु नहीं है कि वो बहुत गहराई से खेत को कल्टीवेट कर पाए, उसकी जुताई कर पाए। और जब गहराई से जुताई नहीं कर पाती थी तो विज्ञान ये कहता है कि जो नाइट्रोजन है, भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट के रूप में उपलब्ध रहती है। वो नाइट्रोजन ऊपर की ओर नहीं आती थी, जिससे पौधों का विकास नहीं हो पाता था प्रॉपर। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत है। ऑक्सीजन लिविंग थिंग्स, हम लोगों के लिए जीवन देने का काम करती है, और वनस्पतियों के विकास के लिए किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। आप ये जानते हैं कि वातावरण से नाइट्रोजन, वायुमंडल से नाइट्रोजन सीधे जो है वो पेड़ों तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, नाइट्रेट में। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके लैंड में, भूमि में, सॉइल में फिक्स करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से को जानते हैं, उसके बारे में क्लियर है? तो देखिए मैंने कहा था कॉन्सेप्ट बताने में अगर इकोनॉमी आएगा, साइंस आएगा, पॉलिटी आएगी, तो उसका यूज किया जाएगा, जिससे आप जितना पढ़े उतना आपको क्लियर रहे। तो जल्दी से मुझे बताइए कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने लोगों को क्लियर है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र होने के कारण असीसी से सप्त सिंधु रीजन कहा गया। सिंधु उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र होने के कारण, 5 नदियां तो भारत में ही हैं, और उधर से स्वात है, काबुल है, तमाम सारी नदियां, तो सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाया। आइए जरा नाइट्रोजन फिक्सेशन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रक्रिया है। होता क्या है कि पौधे वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन को लेते हैं ब्रीदिंग करने के लिए, वैसे पौधे नहीं करते। पौधों को जो पोषक तत्वों को पौधे लेते हैं वो किसके माध्यम से लेते हैं, जड़ों के माध्यम से लेते हैं। अब जड़ें उसकी रहती हैं भूमि में, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा तो एक कॉन्सेप्ट है प्लूमोल और रेडिकल का। मैं इसको बना देता हूं, फिर मैं मिटाल भी दूंगा क्योंकि यहां मुझे और लिखना है। देखिए जब कोई सीड बोया जाता है तो सीड के एक हिस्सा ऊपर की ओर इस तरह निकलता है, एक नीचे की ओर जाता है। ऊपर जो निकलता है इसे प्लूमोल कहा जाता है, और नीचे जो निकलता है इसे रेडिकल कहा जाता है। रेडिकल से ही आगे चल करके जड़ों का विकास होता है, और प्लूमूल से तने का विकास होता है, स्टेम का विकास होता है, ब्रांचेस वगैरह बनती हैं इससे, ठीक है। इसे फादर ऑफ प्लांट कहा जाता है रेडिकल को, क्योंकि जड़ों के पोषक तत्व आते हैं। जैसे घर में पिताजी कमा के लाते हैं और माताजी का काम क्या है, भोजन बनाना, तो प्लूमूल को मदर कहा जाता है और रेडिकल को फादर की संज्ञा दी जाती है। अब जमीन में से जो पोषक तत्व हैं जब वो जड़ें खींचती हैं तो इसके डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमारे शरीर में एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब नाइट्रोजन नेचर में स्वतंत्र अवस्था में है, लेकिन ये पौधे ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रेट के रूप में भूमि में फिक्स किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो जब आप साइंस को पढ़ेंगे तो साइंस में लेगुमिनेसी फाइलम या कुल की बात की जाएगी। लेगुमिनेसी कुल का मतलब है, फाइलम का मतलब है दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें, जैसे चना है, उड़द है, लोबिया है, मूंग है। तो इनके नेचर ने ये व्यवस्था कर रखी है, प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी कि इनकी जड़ों पर जो है वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे राइजोबियम, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे रहा हूं किसका, राइजोबियम का। तो एक बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचते हैं
और फिर मिट्टी के अंदर फिक्स करने का काम करते हैं और इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। हिंदी में नत्रजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट साइंस में कई बार पूछा भी गया है। अब जितनी ज़्यादा मात्रा में ये बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करेंगे उतना ही जड़ों को नाइट्रोजन मिलेगी, और जितना नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी उतना ही उनका डेवलपमेंट होगा। तो पौधों के विकास के लिए जैसे मानव शरीर में ऊर्जा और मानव शरीर के विकास के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। यह है नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक प्रक्रिया। ठीक है, अब मैं तो देखिए लकड़ी के फाल का प्रयोग करते हैं। लकड़ी गहराई से जुताई करती नहीं थी, तो जब गहराई से कल्टीवेशन नहीं होता था, डीप कल्टीवेशन नहीं होता था, तो मिट्टी के अंदर की नाइट्रोजन भी प्रॉपर ऊपर नहीं आती थी, और ऊपर नहीं आती थी तो पौधे का विकास कम होता था। ठीक है, तो जो फसल होती थी उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वुड की जगह आयरन का यूज हुआ लोहे के फाल के रूप में, यहां ये अब लकड़ी का ना हो करके किसका, आयरन का यूज किया जाने लगा। तो जैसे लोहे का यूज हुआ, लोहा एक बहुत मजबूत धातु है, गहराई से पेनिट्रेट किया उसने, डीप पेनिट्रेट किया, कल्टीवेट किया, नाइट्रोजन ऊपर आई, नाइट्रोजन ऊपर आई तो पौधा फ्लरिश हुआ, उसका विकास हुआ, और पौधे का विकास हुआ तो जिसमें सीड जो आए वो ज्यादा मात्रा में आए, और यहीं से आप आयरन के यूज के कारण ही इकोनॉमी में एक चेंज देखते हैं। और अब इकोनॉमी आपको दिखेगी सरप्लस बेस्ड इकोनॉमी, या सरप्लस इकोनॉमी आप कह सकते हैं। सरप्लस इकोनॉमी का मतलब है अधिशेष आधारित अर्थव्यवस्था। अधिशेष आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, सरप्लस कहते किसे हैं, तो जब कोई भी प्रोडक्शन आपकी अपनी खपत से ज्यादा होता है तो क्या है, आपके लिए सरप्लस है। जैसे आपसे कोई व्यक्ति कहता है भैया जरा हमें अपना जो है कुछ दिनों के लिए लैपटॉप दीजिए, मान लीजिए सपोज आपके पास 2 हैं, तो आप कहते हैं हाँ हाँ यार हमारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है, ले जाओ, ठीक है, काम हो जाए तो दे देना। क्लियर, सरप्लस का मतलब है आपकी आवश्यकता से ज्यादा। तो यहां इकोनॉमी कैसे सरप्लस बेस्ड हुई, इसको जरा समझिएगा। तो जब लोहे के प्रयोग से कृषि में उत्पादन बढ़ा, और ये एरिया देखिए जो लेटर वैदिक पीरियड का एरिया है, ये एरिया एलुवियल सॉइल का है, जलोढ़ मिट्टी का एरिया है, और एलुवियल सॉइल के यूज के कारण, एलुवियल सॉइल के कारण, जलोढ़ मिट्टी के कारण प्रोडक्टिविटी इस एरिया की और भी अच्छी है, और लोहे के प्रयोग से उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ। तो अब कृषि में अधिशेष अर्थव्यवस्था ने जन्म ले लिया। कहने का मतलब है जहां पहले एक बीघे में, एक बीघा एक यूनिट है मेजरमेंट की, 4 क्विंटल गेहूं या धान हो रहा था, व्हीट या आप कह सकते हैं पैडी हो रहा था, राइस हो रहा था, अब वहीं पर एक बीघे में लोहे के प्रयोग के कारण ये आंकड़ा पहुंच गया 6 से 7 क्विंटल तक। अब 4 क्विंटल जब किसान पैदा करता था तो वो उसकी खपत का होता था, तो अपनी फैमिली की खपत के लिए उसको रखता था। लेकिन अब उसके पास 4 से 6 से 7 क्विंटल तक आ रहा, मतलब 2 प्लस आ रहा है, उसकी खपत से ज्यादा आ रहा है। तो जब उसके कंजम्पशन से ज्यादा होगा तो कोशिश वो क्या करेगा कि जो चीज हमारे पास है, सरप्लस है, उसे मैं सेल करूं, और उसकी जगह दूसरी जो चीज हमारे उपयोग की है उसे मैं लेकर के आऊं। क्लियर है। तो अब सरप्लस जो प्रोडक्शन हुआ जो है एग्रीकल्चर में, उस प्रोडक्शन के कारण दूर दराज के एरिया से लोग जन नामक प्रशासनिक इकाई की ओर आने लगे, और यहां आने पर वो करते क्या थे कि अपने सामान को, अपने अनाज को, या जो प्रोडक्शन वो करते थे उसको लेकर के आते थे, और आवश्यकता अनुसार बाजार में उसे एक्सचेंज कर लेते थे, एंड दैट वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय के नाम से इसे जाना गया। मैं गेहूं लेकर के आया, आपके पास चावल है, जिस रेशियो में, एक अनुपात तय कर लिया कि अगर मैंने आपको गेहूं दिया उसी रेशियो में मैंने आपसे चावल ले लिया। हो सकता है किसी एरिया में दाल बहुत अच्छी हो रही, पल्सेस हो रहे हैं अच्छे, और हमारे यहाँ व्हीट हो रहा, तो हमने व्हीट को पल्सेस से कन्वर्ट कर लिया, पल्सेस को राइस से कन्वर्ट कर लिया, राइस को व्हीट से कन्वर्ट कर लिया। तो ये कन्वर्जन का प्रोसेस शुरू हुआ, और कमोडिटी टू कमोडिटी, जब वस्तु के बदले वस्तु को हम देते हैं तो क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। अब ऐसे में ध्यान से समझिएगा कि जब ये शुरू हुआ और एक पर्टिकुलर प्लेस, जन जिसे कहते हैं, वहां पर लोग आने लगे अलग अलग दिशाओं से, तो जब ये लोग आने लगे तो धीरे धीरे यहां पर, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जन में अब लोग जब अपने सरप्लस प्रोडक्शन को लेकर के आने लगे तो यहां पर अनेक प्रकार की शिल्प, ठीक है, उनके कामों में बढ़ोतरी होने लगी।
क्राफ्टमैन जो थे, शिल्पी जो थे, आर्टिजन्स थे, उनका काम बढ़ा। जैसे लकड़ी का काम करने वाले लोगों को काम मिलना शुरू हो गया ज्यादा, लोहे का काम करने वाले लोगों को काम मिलना शुरू हो गया ज्यादा। कैसे, जरा समझिएगा। अब ये बैलगाड़ी के थ्रू आते थे। बैलगाड़ी किसकी बनी है? लकड़ी की। लकड़ी का ही उसमें पहिया लगा रहता था और उस पहिए पर, व्हील पर, लकड़ी के लोहे की एक पत्ती चढ़ी रहती थी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब ये पहिया, रास्ते चूंकि बहुत अच्छे हैं नहीं, सपोज करिए कि ये पहिया टूट गया, ये लोहे की पत्ती उखड़ गई, तो लोहे की पत्ती को बनाने के लिए अब लोहे का काम करने वाला व्यक्ति चाहिए ना। अब वो आपका अगर काम करेगा, या लकड़ी का पहिया अगर कुछ टूटा या खराब हुआ तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको कारपेंटर के पास जाना पड़ेगा ना। अब वो कारपेंटर वहां जन में मौजूद हैं, तो क्या करेंगे? आपका काम करेंगे और काम के बदले अपना पारिश्रमिक, जो उन्होंने मेहनत की है, वो ले लेंगे। तो वो अनाज के रूप में आप उनको देने लगे। अब धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा, तो जब जन में बड़ी संख्या में लोग आने लगे बाहर के क्षेत्रों से अपने सामान को एक्सचेंज करने के लिए, तो लोगों ने कृषि कार्य को धीरे धीरे, कुछ लोगों ने कृषि कार्य को छोड़ दिया, और जो एक्सपर्ट थे वीविंग के, ठीक है, लकड़ी के, लोहे के, इनके कामों के जानकार जो व्यक्ति थे, वो निकल करके कहाँ चले आए? जन में आकर के रहने लगे। तो जब जन में आकर के रहने लगे और दूर दराज से लोग इस क्षेत्र में आने लगे, तो जन का आकार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ लखनऊ सिटी का, कि आज से 50 साल पहले अगर आप लखनऊ आए होते तो ऐसा ही लखनऊ आपको नहीं मिलता, और आज के 50 साल बाद लखनऊ कहाँ होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो धीरे धीरे जो कभी लखनऊ से आउटर एरिया माने जाते थे, वो सब अब लखनऊ में इंक्लूड हो गए। तो ये जो जन है, इसका आकार बढ़ना शुरू हुआ, और ये 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं है बॉस, ये क्रमिक प्रक्रिया है जो सैकड़ों वर्षों तक चली। तो जन का आकार जब बढ़ा तो ये क्या बन गए? जनपद बने। और इन्हीं जनपदों का जब और आकार बढ़ा तो ये क्या बन गए? महाजनपद बन गए। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 बड़े नगर अपने एग्जिस्टेंस में आए, जिनको 16 महाजनपद कहा जाता है। तो सरप्लस बेस्ड इकोनॉमी, जिसमें आयरन की बड़ी भूमिका थी, उसने जन जनपद और महाजनपदों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर दी। तो ये तो जन जनपद और महाजनपदों के विकास की बात हुई। अब देखिए कि क्या क्या चेंजेस आए लाइफ स्टाइल में अर्ली वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड, इसको भी जरा हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए, जो मेजर चेंजेस थे उनको चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं? तो कुछ चीजें मैं ऊपर यहाँ पर मिटाल दे रहा हूँ। तो यूज ऑफ आयरन के कारण देखिए, हम देखेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए। तो अर्ली वैदिक पीरियड, और ये रहा आपका इधर लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आयरन के यूज के कारण जो सबसे बड़ा फैक्टर आया वो आया, ठीक है, स्थायी जीवन का। जहां अर्ली वैदिक पीरियड में आर्य यायावर थे, माइग्रेट करते थे, पलायन करते थे, घुमंतू थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते रहते थे, वो अब जो है परमानेंट हो गए थे। उनकी लाइफ कैसी हो गई थी? स्थायी हो गई थी। जीवन कैसा हो गया? स्थायी हो गया, लोहे के प्रयोग के कारण। क्यों? क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन बेस था और एग्रीकल्चर एक सहयोगी प्रोडक्ट के रूप में काम करता था। कृषि जो है सहयोगी हुआ करती थी और डोमेस्टिकेशन पर फोकस ज्यादा रहता था। और यही कारण था कि पशु जब पालते थे तो उन्हें चरागाह चाहिए होते थे, और चरागाहों के लिए ही वो नए नए एरिया को सर्च करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जब आए तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की भूमिका बहुत ज्यादा हो गई, कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। तो जब एग्रीकल्चर का रोल बढ़ा, और एग्रीकल्चर का रोल क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही फर्टाइल लैंड उनको मिली, और अब वो जमीन पर जब कोई खेती करने लगेगा, किसी एरिया में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने लगेगा, तो उसको छोड़कर बार बार भागेगा नहीं। जीवन कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। आज भी आपके पिताजी गांव से जुड़े हुए जरूर होंगे, मुझे उम्मीद है। अपवाद हो सकता है कोई 1-8% जिनका गांव से कभी से नाता ना रहा हो। आज भी आपकी पैतृक जमीन, पैतृक मकान भले ही आप न जाते हो वहां है। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं अरे यार गाँव से जुड़े हैं, 2-4 बीघा जमीन हमारी वहां है। आज भी लोग बहुत कॉमन तरीके से बोलते हैं। तो जब एग्रीकल्चर लैंड बना लिया उन्होंने, खेती करने लगे, तो खेती करने लगे और खेती अर्थव्यवस्था का आधार बन गई। उनकी जीविकोपार्जन अब पशुपालन पर निर्भर नहीं कर रहा था, खेती पर निर्भर कर रहा था। तो पक्का हो गया ना बस कि अब वो एक जगह रहेंगे स्थिर, तो लाइफ जो हो गई वो क्या हो गई? परमानेंट हो गई, जीवन स्थायी हो गया। पहली बात, ठीक है। दूसरा, यहां पर देखिए कलेक्टिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था, सामूहिक संपत्ति की अवधारणा थी अर्ली वैदिक पीरियड में। तो कुल जो होता था, जिसको आप कुलप या गृहपति कहते थे,
ठीक, फैमिली का जो क्या होता सभी की जब जो संपत्ति होती थी कॉमन मानी जाती थी, कॉमन होती थी। लेकिन अब देखेंगे चूंकि जमीनें हो गई, तो जिस जमीन पर जिसने खेती करना शुरू किया वो उसकी अपनी लैंड हो गई, और इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी या व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा अब जन्म ले गई थी। कहाँ? लेटर वैदिक पीरियड में। कलेक्टिव प्रॉपर्टी से हम लोग कहाँ आ गए थे? अब प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट पर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ये दो बड़े चेंजेस हैं। तीसरा एक और चेंज है जो पॉपुलेशन अर्ली वैदिक पीरियड में थी, इसकी ग्रोथ रेट जो थी वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ी। कहाँ? लेटर वैदिक पीरियड में। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि इस पूरे एरिया में सप्त सिंधु रीजन में व्हीट का कल्टीवेशन प्रॉपर किया जाता था और राइस का कम, बहुत ही कम यूज था। लेकिन जैसे ही इस गंगा वैली में आए तो गंगा वैली में राइस की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्योंकि आप जानते हैं बंगाल हो, बिहार हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, ये सब धान की बेल्ट मानी जाती है, मतलब राइस की बेल्ट मानी जाती है। धान को कहते हैं पैडी, ये बेल्ट मानी जाती है। यहाँ आने के बाद जनसंख्या में वृद्धि होने का बड़ा फैक्टर था। कैसे? देखिए, पहले जो चावल बनता था कुकर वगैरह में नहीं बनता था, ठीक है, लोहे के बर्तन में बनता था, जिसको आप जो है गाँव में अगर आप रुके होंगे तो भगोना आजकल आप लोग कहते हैं, पहले बटुली वगैरह बोला जाता, बटुई कहा जाता था, बटुली बोलते थे कई सारे लोग, ठीक है। तो उसमें बनाया जाता था, उसमें बार बार चावल की माड़ उतारी जाती थी। माड़ का मतलब सफेद रंग का जो पदार्थ निकलता था उबालने पर उसको निकालते थे। चावल की माड़ की वजह से जनसंख्या कैसे बढ़ सकती है, इसका कारण मैं आपको बताऊं तो देखिए, जब भी कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है और जब तक वो बच्चा फीड करता है तब तक नई प्रेगनेंसी की संभावना बहुत कम रहती है कि नई प्रेगनेंसी हो। फीडिंग बंद होने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है और फिर प्रेगनेंसी नई जन्म लेती है। अभी तक सप्त सिंधु रीजन में फीडिंग माँ कराती थी लंबे समय तक बच्चों को, इसलिए प्रेगनेंसी जल्दी अकर नहीं करती थी नई। लेकिन यहाँ पर आने के बाद राइस का यूज किया, राइस की माड़ को जैसे सेरेलैक वगैरह देते हैं तो बच्चे को भोजन के रूप में दिया जाने लगा और बच्चे ने जल्दी फीडिंग बंद की फीडिंग, तो नई प्रेगनेंसी अगर हुई और परिणाम स्वरूप पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ी। तो इसका एक साइंटिफिक रीजन, एक वैज्ञानिक कारण है कि गंगा घाटी में आते ही आर्यों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारणों पर चर्चा कीजिए तो एक बड़ा फैक्टर ये भी उसमें है। तो इस तरीके से देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से हुई, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया और परमानेंट लाइफ हो गई, स्थायी जीवन हो गया, क्योंकि अब एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया था सब और पशुपालन जो है सेकेंडरी हो गया था। तो ये बड़े चेंज आपको सोसाइटी में दिखे और अब इसी के आधार पर आप देखेंगे आगे का जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस आपको दिखेगा। और इन सब में बड़ी भूमिका किसकी थी? तो यहां मैंने लिखा लोहे को की भूमिका थी। तो अगर हम ये कहें कि एक तरीके की ये लौह क्रांति थी तो ये भी कहना गलत नहीं होगा मित्रों, ठीक है, कि एक आयरन रेवोल्यूशन था, लौह क्रांति थी, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अर्ली वैदिक पीरियड में आर्य कैसे थे? माइग्रेट करते थे, घुमंतु थे। घुमंतु मतलब यायावर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। क्यों? क्योंकि कृषि महत्वपूर्ण नहीं था, पशुपालन उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। गाय पालते थे, उनके लिए चारागाह चाहिए था। लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर पर बेस कर गए, एग्रीकल्चर करेंगे जिस लैंड पर, उसे बार बार छोड़कर जाएंगे नहीं, इसलिए जीवन कैसा हो गया? स्थायी हो गया, परमानेंट हो गया। अभी तक सामूहिक संपत्ति होती थी, 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी कुल में और सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की होती थी, सामूहिक किसी व्यक्ति की नहीं होती थी। लेकिन जब एग्रीकल्चर लैंड का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हुई इसकी चर्चा मैंने आपको की। तो ये 3 परिवर्तन आपको मेजर मैंने बताया अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में आपको सोसाइटी में दिखते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने इसलिए कहा ना, देखिए आप अगर समय दे रहे हैं और प्रॉपर वॉच करेंगे ना तो उससे फायदा ये रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। देखो, फैक्ट्स तो यार कहीं भी आपको मिल जाएंगे। फैक्ट्स का मतलब ये थोड़ा है कि मैं लिखा रहा हूं तो वही फैक्ट आपको मिलेंगे, नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कई जगह से फैक्ट कलेक्ट करके एक ही जगह पर आपको मिल जाते हैं तो आपको बेनिफिट हो जाता है, उसका फायदा हो जाता है, आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, क्योंकि कब कौन सा कॉन्सेप्ट बताया गया, किसी का क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में वो आपको परीक्षा में मिल जाए, तो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी हो सकती है ये तत्काल में तो नहीं लेकिन भविष्य में जरूर तय हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में जब आप प्रॉपर वॉच करेंगे तभी आपको बेनिफिट रहेगा, फायदा रहेगा, इसलिए मैंने कहा। और ये देखिए, पहला पॉइंट देखिए, द एडवेंट ऑफ महाजनपदाज वॉज आल्सो नोन एज सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन। महाजनपदों के उद्भव को द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है। नोट करना शुरू करिए, नोट करना मित्रों शुरू करिए। महाजनपदों के उद्भव को द्वितीय नगरीय क्रांति, सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन की संज्ञा दी जाती है। और इस टर्म का सर्वप्रथम यूज किसने किया था अर्बन रेवोल्यूशन का? तो मैंने आपको बताया, बी गॉर्डन चाइल्ड। और बी गॉर्डन चाइल्ड की बुक का नाम क्या है? अर्बन रेवोल्यूशन। क्या नाम है?
अर्बन रिवोल्यूशन। द एडवेंट ऑफ महाजनपदाज वॉज ऑल्सो नोन एज सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट नोट करके यहां पर आप लिखिएगा, नोट इस तरीके से, नोट का जो पॉइंट होगा हमेशा ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट होगा और इंपॉर्टेंट होगा। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कंसीडर्ड एज फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन। हड़प्पा सभ्यता को पहली नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है। हड़प्पा सभ्यता को पहली नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, द फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन वॉज द ब्रॉन्ज एज वाइल द सेकेंड वन वॉज बेस्ड ऑन आयरन। तो पहली जो नगरीय क्रांति थी वो किस पर, कांस्य पर या कांसे पर, ब्रॉन्ज पर आधारित थी, और जबकि दूसरी किस पर आधारित थी, आयरन पर, लोहे पर आधारित थी। तो पहली नगरीय सभ्यता का आधार कांसा था, जबकि द्वितीय नगरीय क्रांति का आधार क्या था, आयरन था, लोहा था। ठीक है, द फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन वॉज द ब्रॉन्ज एज वाइल द सेकेंड वन वॉज बेस्ड ऑन आयरन। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए, और ये पॉइंट अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस कर दिया, जरूरत नहीं है इसकी, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। द टर्म अर्बन रेवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय वी गॉर्डन चाइल्ड इन हिज बुक विद द सेम नेम, है ना, विद द सेम नेम का मतलब अर्बन रेवोल्यूशन के नाम से ही उन्होंने यूज किया इसका, ये पॉइंट आप लिख चुके हैं। ही टोल्ड अबाउट सम इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर एन अर्बन रेवोल्यूशन। वी गार्डन चाइल्ड ने देखिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए हैं, विशेषताएं बताई हैं अर्बन रेवोल्यूशन की, नगरीय क्रांति की। अगर नगरीय क्रांति है तो कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, स्पेसिफिक चीजें क्या हैं, देखिए उसमें पहला है इमर्जेंस ऑफ रूलिंग क्लास, शासक वर्ग का उदय। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं ऊपर इसके, देखिए शासक वर्ग का उदय। ठीक है, अब पहले की तुलना में देखिए स्टेट बहुत तेजी से फॉर्म करेंगे और राजा भी पहले की तुलना में ज्यादा पावरफुल होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर्स वो अकेले डील करेंगे, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी हो जाएंगे किंग, हेरिडेटरी रूल के साथ। तो कुछ पुराने फीचर्स जो हैं उनके साथ बहुत तेजी से इमरजेंस हुआ किसका, रूलिंग क्लास का, तो शासक वर्ग का उदय। दूसरा लिखिए प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, धर्म का प्रचलन या प्रचार प्रसार। अब आपको प्रॉपर दिखेगा क्योंकि जब कोई राजा अपने राज्य को मजबूत स्टेट के रूप में बनाना चाहेगा, उसे चलाना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, धर्म पर फोकस करेगा, क्योंकि धर्म बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। आप जानते हैं कि चाहे जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, लेकिन बहुत अपवाद है कि वो धर्म विमुख हो पाए, ठीक है, न्यूट्रल हो पाए, तटस्थ हो पाए, यही बड़ी बात है। तो धर्म जो है, मैंने बताया था समाजशास्त्र कहता है कि धर्मेण यति धारिता, जो धारण किया जाए, जो वो धर्म है वो बाई बर्थ स्टेटस हमें मिलता है। इसलिए राज्य को अगर चलाना है तो आज भी देखिए, ये मैं आपको स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का बता रहा हूं, जिसको आप कोट भी कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम राजनीति को धर्म से अलग कर नहीं देख सकते। तो जब गांधी जी जैसे व्यक्ति का ये मानना था कि राजनीति बिना धर्म के संभव नहीं है, और आज आपको स्टेट इलेक्शंस हो, ठीक है, आपको दिखता है कास्ट का फैक्टर, रिलीजन का फैक्टर। अभी यूपी में चुनाव की बात जब चल रही थी, ठीक है, कुछ फीडबैक की बातें भी आई, तो आप देखिए क्या न्यूज चैनल्स में प्रॉपर आ रहा था कि एक विशेष वर्ग को जो है साधने की कोशिश की जा रही है, कुछ विशेष समुदाय के लोग जाकर के मिले। तो आज की डेट में 21वीं सदी में जब शिक्षा का स्तर है, टेक्नोलॉजी का स्तर है, लोग कंप्यूटर से कैलकुलेशन करने लगे हैं, चंद्रमा पर जाने की बात करें, तब धर्म को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आप सोचिए, तो राजतंत्रों में आधार बनाया फिर धर्म को, ठीक है, धर्म का प्रोपोगेशन या प्रचलन जो है शुरू हुआ, प्रचार प्रसार शुरू हुआ लोगों तक, उसको कनेक्टिविटी बनाने के लिए। एग्जिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग्स, तो बड़े भवन अपने अस्तित्व में आए, तो भवनों या इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। निर्माण, अब जो राजा रहेंगे वो राजप्रसाद होगा, महल होगा, ठीक है, और पाटलिपुत्र का जो महल था, और सॉरी राजगृह का जो महल था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, उसे मेगास्थनीज ने कहा कि दुनिया का सबसे भव्य और खूबसूरत महल है। तो भवनों का, इमारतों का निर्माण शुरू हुआ इस काल में। यूज ऑफ करेंसी, मुद्रा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। प्रॉपर जो है क्वाइन सिस्टम या क्वाइनेज आपको दिखने लगा, मुद्रा का प्रारंभ हुआ या प्रचलन हुआ।
अब इसके प्रॉपर प्रमाण है पहला पंचमार्क कॉइन्स। तो अलग अलग धातुओं को मिला करके पंचमार्क कॉइन्स या आहत सिक्कों का निर्माण किया गया और अब आपको मार्केट में दिखने शुरू हुए। तो एक चैनलाइज्ड फॉर्म में आपको करेंसी अब दिखनी शुरू होगी। आगे देखिए, अब देखिए स्क्रिप्ट एंड राइटिंग्स। तो लिपि और लेखन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब इनका भी विकास आपको दिखेगा। लिपि का विकास भी दिखेगा और लेखन कला का ज्ञान आप कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं लेखन कला का ज्ञान। अब देखिए, जो वैदिक पीरियड में आपने सुना था श्रुति या श्रवण परंपरा, अब श्रुति या श्रवण परंपरा के बाद लेखन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इतिहास भी लिखा जाने अब लगेगा आने वाले समय में। तो लेखन कला का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। ये लेख आपको न केवल टेक्स्ट के रूप में मिलेंगे, अब इंस्क्रिप्शन या अभिलेखों के रूप में आगे आने वाले समय में दिखाई देने लगेंगे। तो ये सारी चीजों का प्रारंभ यहां से हो गया। अब सब व्यवस्थित रूप में आ रहे हैं सब। टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली, मैंने कल आपको बताया था एक टैक्स के बारे में, बलि अर्ली वैदिक पीरियड में कैसा टैक्स था, एक वॉलेंट्री टैक्स था, जो अब क्या हो गया था, कंपलसरी टैक्सेशन सिस्टम आ गया। क्योंकि राजतंत्रों में सेना की जरूरत होगी, सेना को ठीक रखने के लिए धन की जरूरत होगी, और धन कहां से आएगा, तो जब आप स्टेट जो है, राज्य जो है, वो लोगों पर टैक्स लगाएगा, तो टैक्सेशन का सिस्टम डेवलप होगा। और मौर्य काल में आप देखिएगा टैक्स की जो व्यवस्था थी, कितनी शानदार व्यवस्था और जटिल व्यवस्था थी टैक्स की, आप देखेंगे हर चीज पर टैक्स लगता था। घनानंद के समय में तो कोई ऐसा एरिया नहीं था, जैसे आज के समय में जो है कोई एक ऐसा एरिया नहीं बचा जहां पर आपसे टैक्स न लिया जाए, वैसे ही घनानंद के समय भी टैक्स लिया जाता था। जब नंद वंश की चर्चा करेंगे तो वहां आपको हम बताएंगे, मगध की चर्चा होगी जब। फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियों का विकास होगा। तो लिख लीजिए, कर प्रणाली के बाद व्यापार एवं वाणिज्य का विकास, व्यापार वाणिज्य का विकास। और फिर है देखिए साइंटिफिक डेवलपमेंट। साइंटिफिक डेवलपमेंट का मतलब है वैज्ञानिक प्रगति। धातु विज्ञान का पहले से ही ज्ञान था, मूर्ति निर्माण कर ही रहे थे, ठीक है। पहले धातु की मूर्तियां बन रही थी, अब पत्थर की मूर्तियां बनने लगेंगी, ठीक है, हथियार बनाने में, ठीक है। तो ये विज्ञान का अब प्रयोग जो है वो आपको तेजी से दिखने लगा था। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, खगोल, इनके डेवलपमेंट आपको दिखाई देने लगे थे, इन पर रिसर्च शुरू हो गई थी। तो ये वैज्ञानिक प्रगति का समय भी आपको दिखाई देगा। तो ये जो है आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखाई देते हैं महाजनपदों के विकास में, जैसा विगार्डन चाइल्ड ने बताया। अगला पॉइंट नोट करिए, ड्यूरिंग 6th century BC ऑल द अबव मेंशन्ड फीचर्स इंपैक्टेड द सोसाइटी। तो बिल्कुल ये पॉइंट लिखने का नहीं, आपको समझने का ही कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये सारी चीजें आपको सोसाइटी पर प्रभावी होती दिखाई देती हैं। जो मैंने आपको बताया, तो ये पॉइंट लिखने का नहीं, आप समझ लीजिए, केवल ये सारी चीजें अब आपको दिखती हैं जो बात मैंने पहले कही आपसे। एज ए रिजल्ट 16 मेजर सिटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस विच वर कॉल्ड एज 16 महाजनपद। इन सबके परिणाम स्वरूप 16 बड़े नगर अपने अस्तित्व में आए, जिनको 16 महाजनपद कहा गया, ठीक है। देखिए कौन कौन से टेक्स्ट ऐसे हैं जो महाजनपदों की चर्चा करते हैं। तो पहले मैं टेक्स्ट बता दूं, फिर उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला है आपका, देखिए, भगवती सूत्र, ठीक है। दो हैं आपका, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। तो देखिए भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र एक जैन टेक्स्ट है, जैन ग्रंथ है। और अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ है। इन दोनों में ही 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये बायोग्राफी है लॉर्ड महावीरा, महावीर की जीवनी भी है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बायोग्राफी ऑफ लॉर्ड महावीरा, महावीर की जीवनी भी है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ता हूं मैं। तो इन अंगुत्तर निकाय a list of 16 Mahajanpadas was given. These 16 Mahajanpadas were divided in two categories. Monarchy मतलब राजतंत्र, फ्लोचार्ट मैंने पहले पेज पर ही बना दिया। 14 थे राजतंत्र के अंतर्गत। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, 2 हैं गणतंत्र के अंतर्गत, और इन दोनों के नाम मैंने वहां आपको बताए थे, मल्ल और वज्जी। मल्ल गणराज्य और वज्जी,
तो छोटी छोटी यूनिट्स मिल करके ये निर्माण करते थे रिपब्लिक का, गणतंत्रों का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भगवती सूत्र जो कि एक जैन टेक्स्ट है, आल्सो मेंशन्ड अबाउट 16 महाजनपदास। भगवती सूत्र भी 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, लेकिन इन बोथ द टेक्स्ट 6 महाजनपदास वर कॉमन। 6 महाजनपद एज इट इज नेम के साथ मिल जाते हैं, वरना बाकी के नाम में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। तो ये 6 महाजनपद कौन है आपसे पूछा जा सकता है, जो सिमिलर हैं, जो एक जैसे हैं। तो अंग, मगध, पत्स, मल्ल, काशी और कौशल। तो ये 6 महाजनपद ऐसे हैं, अंग, मगध, वत्स, मल्ल, काशी एंड कौशल। तो ये 6 महाजनपद सेम, बिल्कुल नाम भी डिटो है, सेम है, बाकी में कुछ डिफरेंस आपको मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने महाजनपद जो है सिमिलर हैं दोनों टेक्स्ट में। बौद्ध और जैन ग्रंथ कितने महाजनपदों को कॉमन महाजनपद बताते हैं, तो 6 महाजनपद जो है वो कॉमन है इनके हिसाब से। इन गंगा दोआब रीजन द नेचुरल प्रॉस्पेरिटी वॉज द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ महाजनपदास। तो गंगा दोआब क्षेत्र में नेचुरल प्रॉस्पेरिटी जो थी, प्राकृतिक जो समृद्धि थी, नेचर ने इसे रिच बनाया है, उस प्राकृतिक समृद्धि के कारण ही देखिए महाजनपदों का विकास संभव हो पाया। अब मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाए ये प्राकृतिक नेचुरल प्रॉस्पेरिटी कहां कहां आपको दिख रही है। तो सबसे पहले तो आप देखिए आयरन एंड कोल। तो बिहार और झारखंड का जो हिस्सा है, छोटा नागपुर बेल्ट इसी में आती है, और छोटा नागपुर बेल्ट पूरी की पूरी बेस करती है किसमें, आयरन और कोल पर। वो दोनों यहां मौजूद हैं। आयरन अच्छे हथियार बनाने के लिए, कृषि में यूज के लिए, और कोल मेल्ट करने के लिए, गलाने के लिए। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, कोयला 8 गुना पावरफुल होता है, 8 टाइम्स पावरफुल देन हाइड्रो। जल विद्युत से 8 गुना ताकतवर होता है कोल। कि अगर 1 किलो कोल से जो हम एनर्जी तैयार करें और 8 लीटर पानी से, तो वो इक्वल होगी जा करके, ये ध्यान रखिएगा। तो आयरन और कोल। दूसरा सॉयल, मिट्टी। इस एरिया में जो मिट्टी है कैसी है, एलुवियल सॉयल है, जलोढ़ मिट्टी है, मैदानी क्षेत्र है। और एलुवियल सॉयल में प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इस रीजन को ज्योग्राफी की भाषा में हम कहते हैं खादर रीजन। और खादर रीजन जो है ये भारत का सबसे फर्टाइल रीजन माना जाता है। तो दूसरा, नेचर ने हमें ताकत यहाँ दी, समृद्धि यहाँ दी कि मिट्टी बहुत अच्छी है, सॉइल बहुत अच्छी है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। तीसरी जो मेजर चीज है वो है ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। क्योंकि व्यापार अगर होगा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, परिवहन चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो देखिए इनलैंड भी मौजूद है, और आपका अगर आप देखें सी, ये भी मौजूद है। कोलकाता बंदरगाह, जिसे आप ताम्रलिप्ति के नाम से जानते हैं, ताम्रलिप्ति। कोलकाता बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। ये एक टाइडल पोर्ट है, ज्वारीय बंदरगाह है कोलकाता। तो यहां से विदेशी व्यापार। इनलैंड वाटरवे की बात करें तो आज से कंपेयर करके देख लो, इस समय वर्तमान में अगर आपने ज्योग्राफी को पढ़ा होगा पहले, या नहीं पढ़ा तो आगे आप पढ़ेंगे, NW1 नेशनल वाटरवे नंबर 1, ये है आपका प्रयागराज से हल्दिया तक। प्रयागराज से हल्दिया तक है। हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो यूपी टू बंगाल कनेक्ट करता है, और ये भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग है। और किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। तो जो इनलैंड ट्रेड था, क्योंकि तब रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतर नहीं था, उसकी तुलना में वाटर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बेहतर था। तो ठीक है, तो इनलैंड ट्रेड जो था उसके लिए इन वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। ये आज जब सबसे बड़ा है तो उस समय भी ये सबसे महत्वपूर्ण रहा होगा। अब ये हमने तो अपने आप बनाया नहीं कि गंगा नदी इसी एरिया से निकलेगी, ये किसने दिया, हमें नेचर ने दिया। ठीक है, इसके अलावा गया बिहार में जो वन पाए गए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, ध्यान समझिएगा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गया बिहार का जो रीजन है, यहां जो वन थे, फॉरेस्ट जो थे, गया बिहार जिसको आप बोध गया कहते हैं, यहां जो फॉरेस्ट थे उसे नाम दिया, जानते हैं क्या कौटिल्य ने, हस्तिवन और द्रव्यवन।
हस्ती मतलब होता है हाथी, तो इस वनों से हाथी मिलते थे, हस्ती वन। और द्रव्य वन का मतलब था बहुमूल्य वनस्पतियां और लकड़ियां यहां से मिलती थी, इसलिए द्रव्य वन कहा गया इसे। और ये भी प्रकृति ने ही हमको दिया था। तो देखिए इन महाजनपदों के विकास के पीछे जो बड़ा फैक्टर है वो आपको क्या दिख रहा है, नेचुरल प्रॉस्पेरिटी दिख रही, प्राकृतिक समृद्धि दिख रही। और प्राकृतिक समृद्धि के बाद जब यहाँ योग्य शासक आए, कैपेबल, ठीक, जिनके अंदर फॉर साइडनेस थी, दूरदर्शिता थी, तो उन्होंने क्या किया, इसको विस्तारित करना शुरू किया। और आगे चल करके यही महाजनपद देखिए, आगे आपको एक एम्पायर या साम्राज्य के रूप में अब आपको ये स्टेट दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो इन सब में योग्य शासकों ने इन रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल किया, परिणाम स्वरूप महाजनपद जो है साम्राज्यों में तब्दील होने लगे। तो जल्दी से बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जो नेचुरल प्रॉस्पेरिटी का रीजन था, मेंस लिखना होगा तो आप अब देखिए मेंस के बहुत सारे पॉइंट में डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। ईसा कौटिल्य ने बिहार में जो गया का रीजन है, गया का क्षेत्र है, जिसको आप बोध गया कहते हैं, महात्मा बुद्ध ने जहां पर एनलाइटनमेंट या प्रबोधन ज्ञान प्राप्त किया था, तो उसे हस्ती वन और द्रव्य वन कहा। हस्ती मतलब होता है एलिफेंट या हाथी, तो ऐसे वन जहां से एलिफेंट पाए जाते थे। अब हाथी का यूज क्या, तो हाथी का इस्तेमाल युद्धों में करेंगे आप। ठीक है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में भी हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, तो इंपॉर्टेंट हो गए ना हमारे लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। द्रव्य वन, द्रव्य क्या, बहुमूल्य औषधियां, मेडिसिन और लकड़ियां बहुमूल्य पाई जाती थी। जो आपका पाटलिपुत्र का महल बना हुआ है, पैलेस बना हुआ है, उसकी नींव जो है लकड़ियों से बनी हुई, तो इतनी मजबूत लकड़ियां होती थी, उनका उपयोग किया जाता था। रथ बनाने में लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और वो सब लकड़ियां जंगलों से मिलती थी, इसलिए इसको द्रव्यमन कहा कौटिल्य ने। यूपी पीसीएस में वेटेज मानस इसका बहुत बढ़ गया है पहले की तुलना में। पहले की तुलना में यूपी पीसीएस में वेटेज बढ़ा है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को लगातार फोकस कर रही है गवर्नमेंट। आप पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा इसका। एंसेंट से अब अच्छी खासी संख्या में अर्ली मिडवल और एंसेंट इनसे क्वेश्चन मिलता है आपको प्रॉपर। नेशनल वाटरवे नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। आज के समय में भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है। और इसी पर आप देखिए काशी आता है, इसी पर मगध आता है। तो जितने बड़े स्टेट थे, इसी पर अंग महाजनपद आता था, तो जितने बड़े स्टेट आपको दिख रहे हैं महाजनपद के, वो सब इसमें आपको दिखाई देंगे। पांचाल है। ठीक है, देखिए अब ये देखिए मैप आ गया और इस पर 16 महाजनपदों का हम आपसे चर्चा करेंगे। कौन से महाजनपद क्या है और कैसे उनको, देखिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो मैप आपको विजिबल हो रहा है, मैप आपको विजिबल हो रहा है बॉस। चलिए आ जाइए। तो अब मैं आपको 16 महाजनपदों के बारे में बता दूं और ध्यान दीजिएगा, मैं जितने भी मोनार्की हैं, राजतंत्र हैं, इन्हें सर्किल से बनाऊंगा। उनके नाम को मैं क्या करूंगा, सर्किल करूंगा। इस तरीके से ये सर्किल होगा। और जितने रिपब्लिक हैं, गणतंत्र हैं, उन रिपब्लिक को मैं एक रेक्टेंगल के अंदर बंद करूंगा, जिससे आपको काउंटिंग करने में आसानी रहेगी 16 महाजनपद की। ठीक है, शुरुआत करते हैं, आइए जरा। तो सबसे पहले आप यहां से स्टार्ट करिए, देखिए काशी, यहीं से चलते हैं। ठीक है, पहला महाजनपद सर्किल किया मैंने, काशी। ठीक है, काशी की राजधानी आप जानते हैं वाराणसी या बनारस। ठीक है, दूसरा आ जाइए, देखिए यहां दिया हुआ है आपका मगध। मगध की जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी, वो थी राजगृह या गिरिव्रज। और बाद में इसकी राजधानी क्या बन गई थी, गिरिव्रज। बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। देखिए पाटलिपुत्र यहां दिया भी हुआ है।
ठीक है। तीसरा महाजनपद देखिए दिया हुआ है अंग, ये महाजनपद है तीसरा। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा या मालिनी, मैप पर लिखा हुआ, फिर भी मैं अलग से आपको लिख दे रहा हूं, मैं लिखता हुआ चल रहा हूं। तो अंग मगध, मगध की राजगृह या गिरिव्रज दूसरी राजधानी है पाटलिपुत्र। अंग की देखिए चंपा या मालिनी है, ठीक है। अब यहां देखिए आप वज्जी महाजनपद दिया नहीं, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर वज्जी। और वज्जी की राजधानी दी हुई है वसाड़ या वैशाली, तो यहां पर वज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी देखिए दी हुई है वसाड़ या वैशाली, वज्जी महाजनपद, VAJJI। अभी एक एक की डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका वज्जी आ गया, और वज्जी को मैं थोड़ा सा रेक्टेंगल में बना दूं, क्योंकि ये महाजनपद नहीं जो है रिपब्लिक है, और रिपब्लिकन को मैंने कहा था किससे हम लोग डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल से। तो इसकी राजधानी वज्जी की क्या थी, वैशाली या बसाड़, वैशाली कहें या बसाड़ कहें। अभी जो है आगे आप पहले लोकेशन एक बार देख लीजिए, फिर मैं विद लोकेशन आपको जो है राजधानियां फिर से बताऊंगा, क्योंकि यहीं से मैच कराने वाले क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आइए अब देखिए, इसके बाद आ जाइए आप देखिए कौशल, कौशल महाजनपद, ठीक है। कौशल महाजनपद आपका बहराइच श्रावस्ती का जो क्षेत्र है यहां था, और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और अयोध्या, दो राजधानियां थी कौशल महाजनपद की। कौशल के बाद देखिए मल्ल, कुशीनगर इसकी राजधानी थी, कुशीनगर या कसया, मल्ल महाजन की। और मल्ल क्या है, देखिए फिर से मैं इसको बना दे रहा हूं, ये क्या है, एक रिपब्लिक है, इसलिए मैं इसको स्क्वायर करके बना रहा हूं, मल्ल, ठीक है। अब कौशल हो गया, मल्ल हो गया, देखिए ये है पांचाल महाजनपद, इसकी राजधानी थी अहिछत्र, अहिछत्र वर्तमान में बरेली का रीजन है, और दूसरी राजधानी इसकी थी काम्पिल्य जो फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। मैं डिटेल में चर्चा आगे आपके साथ करूंगा इसकी। फिर देखिए कुरु, राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसको हस्तिनापुर आप कहते थे, कुरु महाजनपद, कौरव वाला। फिर देखिए यहां पर सूरसेन, सूरसेन की कैपिटल कौन, मथुरा, ठीक है। फिर देखिए मत्स्य महाजनपद, मत्स्य, मत्स्य महाजनपद दौसा और अलवर का रीजन है राजस्थान में, राजधानी है भाबरू या बैराटनगर, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य के बाद देखिए अवंती, अवंती महाजनपद जो था ये MP में था, मध्य प्रदेश में था। दो राजधानियां हैं अवंती की, आपने नाम भी सुना होगा, एक तो बहुत कायदे से आप जानते होंगे, उज्जैन पहला नाम है जिसे उज्जैनी कहा जाता था, और दूसरी राजधानी थी दक्षिणी राजधानी महिष्मती। याद आया कुछ, बाहुबली, जय महिष्मती। तो उज्जैन और महिष्मती ये अवंती महाजनपद की दो राजधानियां हुआ करती थी, नदर्न कैपिटल वाज उज्जैनी एंड सदर्न कैपिटल वाज महिष्मती, ठीक है। फिर देखिए चेदी महाजनपद है, चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसका नाम था सुक्तिमती या सोथीवती, सुक्तिमती कहें या सोतीवती कहें। और शिशुपाल, जो महाभारत में शिशुपाल का नाम आपने सुना, भगवान श्री कृष्ण की बुआ जी का लड़का था, 100 गालियों तक तो भगवान श्री कृष्ण ने माफ किया था, वो चेदी महाजनपद का ही राजा था। और फिर देखिए इलाहाबाद, कौशाम्बी का जो रीजन है यहां पर है वत्स महाजनपद, ठीक। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कोसम या कौशाम्बी थी, कोसम या कौशाम्बी कहा जाता, वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। और इसके बाद देखिए अस्मक, दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद, अस्मक, अस्मक महाजनपद एकमात्र महाजनपद है, गोदावरी नदी के कोस्ट पर था, और ये दक्षिण में स्थित ओनली महाजनपद विच वॉज लोकेटेड इन साउथ इंडिया वॉज अस्मक। कैपिटल है पोटन या पोटिल। आ जाइए जम्मू कश्मीर के रीजन में, ये हिस्सा देखिए कंबोज, ये जम्मू कश्मीर के ये बेल्ट है, यहां पर था कंबोज, वहां लिखा हुआ है मैप के थ्रू कंबोज। कंबोज की जो कैपिटल है उसको कहते हैं आप राजपुर या हाटक,
ये कंबोज की कैपिटल है। फिर गांधार, और गांधार की कैपिटल देखिए साथ में ही लिखी हुई है टैक्सिला या तक्षशिला, तक्षशिला। तो ये 16 महाजनपद मैप पर मैंने आपको लोकेशन दिखा दी। एक बार लोकेशन आपके दिमाग में आ जाएगी तो फिर जब हम पढ़ेंगे थ्योरी तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए मैं काउंट करा देता हूं आपको। ये दो तो आपने देखे मोनार्की, ठीक है, मल्ल और वज्जी। मल्ल और वज्जी को देखिए मैंने इस तरीके से डिनोट किया हुआ था। अब लिखते चलते हैं। देखिए पहला काशी, दूसरा मगध, तीसरा अंग, नंबर डाल दे रहा हूं, चौथा कौशल, पांचवा पांचाल, छठा कुरु, सातवां कंबोज, आठवां तक्षशिला, नाइन्थ सूरसेन, नाइन्थ कौन, सूरसेन, 10th मत्स्य, 11th अवंती, 12th चेदी, 13th वत्स एंड 14th अश्मक। तो 14 हो गए मोनार्की राजतंत्र और 2 हो गए गणतंत्र। टोटल कितने हो गए? 16 महाजनपद जो आपके मैप पर देखे। अब मुझे जल्दी से बताइए कि यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपके मन में है तो जल्दी से मुझे बताइए।